हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, MB मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट यानी कि माँ बाराही मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, रोज़ रोज़ हम नई नई बीमारियों को लेके आते हैं, उसके बारे में समझाते हैं, उसके इलाज के बारे में समझाते हैं और उसकी डाइट समझाते हैं। तो रोज़ रोज़ नई डिजीज़ लेके आते हैं। आज की जो डिजीज़ है, जो बीमारी है, वो है अस्थमा। दोस्तों, ये भी बहुत लोगों में है, बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा हो जाती है। छोटे छोटे बच्चों को तक अस्थमा है, 18 साल 20 साल के बच्चों को अस्थमा है। अस्थमा आखिर क्यों होता है? सबसे बड़ी आज प्रश्न है, अस्थमा क्यों होता है? सबको क्यों नहीं हो जाता, और हो जाता है तो क्यों होता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आज इसके बारे में बताएंगे हम। तो दोस्तों, अस्थमा होने का कारण क्या होता है कि सबसे ज़्यादा धूम्रपान, बीड़ी सिगरेट वगैरह और अपना नशा वगैरह करना, तो उससे अस्थमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। एक वजह हो गई, सीधे सीधे सब कुछ लिखा होता है, जबकि आप पैकेट लेते हैं उसमें भी लिखा रहता है कैंसर हो जाता है, लेकिन अस्थमा नहीं लिखा होता, अस्थमा भी उससे होता है। दूसरा इसका कारण है आनुवांशिक बीमारी। आनुवांशिक का मतलब होता है जेनेटिक। किसी के पिताजी को अगर अस्थमा है तो उसको बेटे को भी होने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब यार, बाप ने कोई गलती कर दी, बीड़ी सिगरेट तंबाकू वगैरह पी पाके अपने को अस्थमा ला गया, बेटे की क्या गलती भैया? बेटा ठीक ठाक है, लेकिन उसे भी अस्थमा होने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। ये जेनेटिक यानी जीन्स में चलने वाली बीमारी है। इसको आनुवांशिक बीमारी भी कहते हैं और जेनेटिक भी कहते हैं। तो इसका तोड़ क्या है? जेनेटिक बीमारी का एक ही तोड़ है, याद रखना। जेनेटिक से बचना है तो योगा इसका तोड़ है। जो क्रोमोसोम होते हैं, योगा उस क्रोमोसोम वाले आंकड़े को तोड़ देता है। तुम्हारी ज़िंदगी अलग, मेरी ज़िंदगी अलग, यानी कि योगा ऐसी चीज़ है, योगा थेरेपी, उससे जो है अस्थमा जो आनुवांशिक है वो नहीं होता। लेकिन आप प्रॉपर योगा करने वाला भी चाहिए। अगर प्रॉपर योगा आदमी करेगा, किसी के पिताजी को अगर अस्थमा है, उसके बच्चों को भी डर है कि अस्थमा हो सकता है, तो अगर योगा स्टार्ट कर दे, अपनी योगा थेरेपी पूरी योगा करने में अपना पूरा समय बिता दे, तो उसको 99.9 यानी कि बिल्कुल जीरो, उसको अस्थमा नहीं हो सकता। क्योंकि योगा से इसकी जो है, इसके जो क्रोमोसोम, इसके जो जीन्स में जो बीमारी है फैलती है, इसके चांसेस जीरो हो जाते हैं, नहीं होता। दूसरा, इसका इलाज कुछ नहीं है। जब पिताजी को है तो बच्चे को भी आ सकती है। लगभग 99% चांसेस होते हैं। आनुवंशिक बीमारी चल रही है, बहुत लोगों में चल रही है। मेरे पिताजी को अगर अस्थमा होगा तो मुझे भी डर है कि हो सकता है, लगभग हो ही जाता है। मुझे नहीं होगा तो मेरे भाई को तब भी होगा, बहन को तब भी हो जाएगा। तो परिवार में एक ने एक को ये आनुवंशिक लगी रहती है। इसको जीन्सवेल बीमारी भी कहते हैं, जीन्स में चलने वाली, यानी कि आनुवंशिक या फिर जेनेटिक बीमारी भी कहते हैं, जिसे हम जेनेटिक बीमारी कहते हैं। तो दोस्तों, अस्थमा के ये दो कारण हैं। अब अस्थमा के लिए क्या करना है? अस्थमा में आप कभी भी अस्थमा का इलाज को कंप्लीट होने की ना समझे कि अस्थमा मेरा जड़ से चला जाएगा। अस्थमा जाता नहीं है। इसमें क्या होता है, जो हमारे लंग्स होते हैं वो लंग्स में सिकुड़न हो जाती है, लंग्स से सिकुड़ जाते हैं, प्रॉपर फूलते नहीं, प्रॉपर पंप नहीं करते। उसके अंदर ब्रोंकाई होती हैं, छोटी छोटी छेदें होती हैं, उन छेदों में स्वेलिंग आ जाती है। और आपको एक चीज़ बताएं, एक गुब्बारा है, ये एक गुब्बारा आपने फुला दिया। लंग्स के बारे में बता रहे हैं आपको किस तरह से लंग्स, इस तरह से लंग्स भी एक गुब्बारा की तरह है। ये पूरा नया गुब्बारा है। ये आप सांस लोगे तो ये फूलेगा, सांस बाहर छोड़ोगे तो ये सिकुड़ेगा, फिर लोगे तो ये फूलेगा। यही का काम होता है दोनों लंग्सों का। लेकिन अगर हम इसमें छेद कर दे, तो एक हमने इसमें छेद कर दिया, अब क्या होगा? गुब्बारा फूलेगा? फूलेगा? आप सोच रहे होंगे नहीं फूलेगा। गुब्बारा फूलेगा, आप फूंक भरोगे जोर से फूलेगा, लेकिन थोड़ा सा फूलेगा तो हवा मिस हो जाएगी, थोड़ा सा फूलेगा हवा मिस हो जाएगी, थोड़ा सा फूलेगा हवा मिस हो जाएगी, बार बार सांस लेना पड़ेगा।
स्पीड में, तो वही अस्थमा है। इस तरह से सिकुड़ जाते हैं जब आते हैं दोनों लंग्स, तो उसके बाद सांस प्रॉपर नहीं लिया जाता, तो बड़ी प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, प्रॉब्लम आती है, और यहाँ तक कि बहुत लोगों की मौत भी इसमें हो जाती है। तो अस्थमा में अगर आपको इसको कंट्रोल में रखना है तो अपने डॉक्टर से, मैं हमेशा कहता हूँ, डॉक्टर के नज़र में हमेशा रहें, डॉक्टर के रेख देख में रहें। आपका अस्थमा कंप्लीट ठीक नहीं होगा, लेकिन कंप्लीट आराम मिला रहेगा, इसमें आपको आराम मिला रहेगा। अब बात आती है कि इसमें किस तरह के खाना है, किस तरह का इसका परहेज होता है। दोस्तों, अगर आपको अस्थमा है किसी को भी, ये मैं बड़े लोगों के लिए कह रहा हूँ, जो भी हमारे पिता समान, पिता तुल्य लोग हैं, या माताएं हैं, या बहनें हैं, जिसको भी अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो अपने डॉक्टर से प्रॉपर मिलते रहें, इसका ट्रीटमेंट लेते रहें। इसमें मेडिसिन वगैरह चलती हैं, 2 टाइम भी चल सकते हैं, 3 टाइम भी चल सकते हैं, कफ सिरप वगैरह चलते हैं जिससे कफ बाहर निकले। और तीसरी बात यह है कि इसमें भाप दिया जाता है, जिसको नेबुलाइज़र कहते हैं, वीडियोकॉर्ड, ड्यूलिन वगैरह इस तरह के नेबुलाइजर्स होते हैं, तो उससे आपका जो कफ है वो डाइल्यूट होता है। उसके बाद कुछ लैट्रिन द्वारा बाहर निकलता है, कुछ मुंह से वो बाहर निकलता है। कफ को कभी भी निगले नहीं, उसे फेंकें, जितनी बार कफ बनना है फेंकें। कोई डब्बा बना दें छोटा सा, उसमें थोड़ा सा चूना वगैरह डाल दें, तो उसमें थूकें, डब्बा अपने लिए बना दें, क्योंकि बार बार निगलने से और ज़्यादा कफ जाम होगा। तो जितना कफ बनना है उसको फेंकते रहें। इसमें जो है, हमेशा मैं आपको बताऊं, धूम्रपान को ज़िंदगी भर के लिए छोड़ दें, तो आपको अस्थमा जो है वो आपका कंप्लीट सही रहेगा। इलाज पूरा तो नहीं है, मैं बता रहा था इससे पहले कंप्लीट, लेकिन आपको आराम पूरा बना रहेगा। और अगर आप धूम्रपान करोगे, आप एक ही चीज़ बताओ, अंदर एक तो वैसे ही लंग्स से सिकुड़े हुए हैं, फिर आप ऊपर से धुआं डाल रहे हो, तो धुआं इसके लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। इसमें तो जहाँ पर धुएं वाली एरिया है वहाँ नहीं जाना पड़ता, आप अंदर ले रहे हो, तो कितना ज़्यादा हो जाएगा श्वास। बहुत से लोग हमने ऐसे देखे कि वो फिर भी बीड़ी सिगरेट पीना नहीं छोड़ रहे, श्वास हो गया है, अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई, लेकिन नहीं छोड़ते। अरे हम ये नहीं कह रहे, कोई डॉक्टर छोड़ने को सीधे नहीं कहता, इसका भी तरीका होता है। आपने एक बंडल बीड़ी लिया, एक बंडल आपने बीड़ी का ले लिया, ठीक है, इसके अंदर कितनी बीड़ी होती है, 10 या 15, अब मैं पीता नहीं इसलिए मुझे याद नहीं है, ऐसे होंगे 10 मान के चल लो। इसके अंदर कितने हो गए, 10 बीड़ी हो गए। इसको छोड़ने का तरीका, आप एकदम इसको बंद कर दोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम और होने लग जाएगी, या पेट में गैस की प्रॉब्लम, या पैरों में दर्द, या किडनी में कोई दिक्कत, या कहीं भी कोई दिक्कत हो सकती है, क्योंकि निकोटीन की मात्रा है अंदर, निकोटीन बॉडी मांग रही है, तो कहीं ना कहीं से उसने कोई ना कोई चीज़ इफेक्ट करना है, साइड इफेक्ट करना है उसने अंदर। अगर बाई चांस आप बीड़ी छोड़ दोगे, तो छोड़ने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले, जैसे आप एक दिन में 10 बीड़ी पी दे रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, तो आप क्या करो, 10 बीड़ी के रोज के 7 बीड़ी कर दो, चाहे कुछ भी हो जाए, 10 की जगह 7। ये कब तक करना है, एक हफ्ते तक 7 बीड़ी पीना 10 की जगह पर। इतना आपको हम चांस दे रहे हैं बीड़ी पिलाने का। 7 दिन तक आप 7 बीड़ी पियेंगे, फिर 7 दिन के बाद आप जब 7 हो जाएंगे, फिर कर देंगे 5 बीड़ी, एक दिन में 5 बीड़ी, एक हफ्ते बाद। ठीक हो गया, 5 हो गई, धीरे धीरे इसको छोड़ना है, धीरे धीरे इसको छोड़ना है। 5 हो गई, फिर उसके बाद तीसरा हफ्ता जब चलता है, फिर आपने कर दी 3 बीड़ी, एक सुबह एक दिन में एक रात। ठीक हो गया, ये 3 बीड़ी आपको कम से कम 14 से 15 दिन तक करनी है, 2-3 हफ्ता 3 ही बीड़ी में रहना है, 3 ही बीड़ी में रहना है। फिर निकोटीन जो बॉडी में है वो उसकी आदत बन जाएगी कि हाँ अंदर निकोटीन तो जा रहा है, वो नुकसान नहीं करेगा। 3 बीड़ी कर दी, फिर जब 15 से 20 दिन, 1 महीना आपको हो जाता है, चलो मैक्सिमम आप 1 महीना मान के चलो, उसके बाद आपने कर देनी है 1 बीड़ी, बस एक टाइम सुबह। ठीक हो गया, 1 कर दिया, 1 महीने तक चलता रहेगा। 1 महीने के बाद आप 1 महीने तक लगातार फिर 1-1 बीड़ी पिए, पूरा 1 महीने तक। 1 महीने बाद आप 1 दिन छोड़ के बीड़ी पिए, आज पियेंगे, कल नहीं पियेंगे, परसों को फिर 1 बीड़ी पियेंगे, ऐसे भी 1 महीना लगाएं, तो 60 दिन में आप 30 ही बीड़ी पियेंगे। 2 महीने में कितनी बीड़ी हो जाएंगी आपकी, 30, क्योंकि 1 दिन छोड़ के पीना है। तो 60 दिन तक आपको 1-1 बीड़ी करनी है, 1 दिन छोड़ के, बस हो गया। 2 महीने बाद फिर आप 1 बीड़ी की जगह भी वो भी छोड़ दो, थोड़ा हरी इलायची डाल ली मुंह में थोड़ा सा, या कुछ सौंफ डाल लिया, इस तरह से थोड़ा आदत बना दी। इससे आपके बॉडी में जो साइड इफेक्ट होते हैं वो बिल्कुल नहीं होंगे, इस तरह से आपकी बीड़ी छूट जाएगी। ऐसे ही अल्कोहल वाले भी करना,
जो अल्कोहल वगैरह ये अपना दारू वगैरह लेते हैं, ये भी इसका भी ऐसे ही सिस्टम है। पहले शुरुआत में आप इसे पी रहे हैं, उसके बाद उसको थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम करके ये छोड़ी जाती है, आराम से आपकी बीड़ी छूट जाएगी। अस्थमा में हमेशा याद रखना है, धुएं वाली जगह पे जाना ही नहीं है। आप धुआं ले रहे हो अंदर तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, तो भाई ज़्यादा होगा ही होगा। डॉक्टर ज़िंदगी भर इलाज करता रहेगा, ज़िंदगी भर आप इलाज करते रहोगे, आदमी मर जाएगा लेकिन उसका इलाज फिर भी प्रॉपर कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि अस्थमा का इलाज प्रॉपर नहीं होता। क्योंकि अब तो ऐसा भी हो गया कि जो हमारे फेफड़े हैं, लंग्स ट्रांसप्लांट भी हो जाते हैं। लेकिन भैया आप ये बताओ, इतने लाख रुपए इतना पैसा किसके पास है? जो इतने बड़े बड़े करोड़पति लोग हैं, ठीक है, हम जैसे आप जैसे गरीब लोग अपने फेफड़ों को कहाँ चेंज कर सकते हैं भैया? तो मीडियम क्लास के लोग हैं, मीडियम तरह के लोग हैं, पुअर पेशेंट हैं, बेचारे कहाँ इनको चेंज करेंगे लंग्सों को? पूरी ज़िंदगी भी बीत जाएगी, इतना पैसा नहीं जुट पाएंगे। तो इसलिए उससे अच्छा अपना घर में ही परहेज करके क्यों ना इसको ठीक कर लें। गलत कह रहा हूँ तो बताओ? अपने घर में इतने लाखों रुपए बर्बाद करने से अच्छा क्यों ना अपना घर में ही हम ट्रीटमेंट करें इस तरह का। तो कुछ आयुर्वेदिक कुछ इस तरह के करके तो हमको कभी अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं आएगी और हम नॉर्मल समय हम आराम मिलता रहेगा। तो याद रखें, अस्थमा वालों को एक चीज़ और बताता हूँ, हमेशा गुनगुना पानी पीना चाहिए। कभी भी ठंडा पानी गुनगुना अस्थमा वाले लोगों को नहीं पीना चाहिए। जो अस्थमा के रोगी हैं हमेशा गुनगुना पानी पिए, थोड़ा सा गुनगुना, ऐसे हाथ लगाए हल्का सा गर्म हो वही पीना है, हमेशा वही रूटीन बना देना है। बस पानी उबाल के उसको ठंडा किया, बस थोड़ा सा गुनगुना हुआ उसको पिया। अगर वो बिल्कुल ठंडा हो गया तो फिर उसको उबाला, मतलब रख दिया, हाथ लगाया, देखा कि पानी जो है हल्का गुनगुना हुआ है, उसको पिया। उससे आपका कफ भी बनेगा, जो कफ बन रहा है वो भी निकलेगा। जो बन रहा है कफ बनेगा, बना है पहले से ही, सांस में घड़ घड़ आवाज़ आती है, वो जो भी जितना कफ बना है वो पहले लैट्रिन के द्वारा या फिर मुंह के द्वारा सब बाहर निकलेगा। कफ को पिघलाने में मदद करता है गर्म पानी, हमेशा उसको गर्म पानी ही पीना चाहिए। कब तक? लाइफ टाइम तक, जब तक उसकी लाइफ है तब तक। और अगर आपको अच्छा सा थोड़ा थोड़ा सांस चलता है, ज़्यादा अस्थमा नहीं फैला है, इसके भी स्टेज होते हैं कि चौथे पांचवें स्टेज में चला गया या अब तो हर वक्त इतना ही ऐसा करता है कि मतलब वो सोचोगे कि बस 10-15 मिनट में इस चले जाने वाला है, इतना ज़्यादा हो जाता है अस्थमा। तो उन लोगों को तो नहीं है, जिनको थोड़ा बहुत सांस लेने में दिक्कत कम हो रही है, वो जो आप जा रहे हैं वो हल्का जुल्का सुबह अनुलोम विलोम वगैरह कर सकते हैं। सुबह उठ के 5 बजे उठ के अनुलोम विलोम, थोड़ा बहुत अनुलोम विलोम आपको पता ही है, एक नाक बंद करके एक से सांस लेना, फिर दूसरी वाली को बंद करा, तीसरी से सांस बाहर छोड़ा, फिर दूसरी से अंदर लिया। अनुलोम विलोम आप बहुत जगह आपको देखो, यूट्यूब में भी दुनिया भर के मिल जाते हैं अनुलोम विलोम कैसे करते हैं। अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं 5 मिनट से धीरे धीरे आधा घंटे 1 घंटे में आप आए तो आप ज़रूर, आपका अस्थमा देखना कितना नीचे आ जाता है। आप यकीन नहीं करोगे कि मेरे साथ ऑटोमेटिक चमत्कार क्या हुआ। जिनकी जो सांस लेने में प्रॉब्लम कम हो रही है और हमेशा गुनगुना पानी पिए। उनका आहार क्या होता है अस्थमा वालों का, आप बताएं? ट्रीटमेंट के लिए हमेशा डॉक्टर के परमिशन से कोई भी दवाई आप अस्थमा की ना खाएं। इसमें क्या होता है कि घबराहट भी हो जाती है, कभी कभी सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है। पहले तो सांस वहीं से चढ़ रहा है, फिर कहीं से मेडिसिन खाली किसी ने बता दी उल्टी फुल्टी, कोई मेडिकल स्टोर वाले ने या किसी ने भी, तो आप क्या करोगे, वो टैबलेट को खा लोगे, उससे आपको घबराहट होगी। तो घबराहट होने में हमेशा सांस जल्दी चढ़ता है, जल्दी चढ़ेगा तो उसके बाद क्या होगा, एक तो सांस जल्दी चढ़ रहा है, एक दूसरे वहाँ से टैबलेट ने अपना साइड इफेक्ट कर दिया, घबराहट हो गई, तो ऐसे में मौत भी हो सकती है। इस बात को आप हमेशा अपने दिमाग में रख लें। गलत दवाइयाँ नहीं, जिस तरह से मेडिसिन चला रखी है उस तरह से नेबुलाइजर आप इसमें हमेशा लेते रहें, सुबह शाम, और 1-2 दिन छोड़ के तब भी लें। नेबुलाइजर भी में बहुत फ़ायदा करता है। और इसमें डाइट क्या खाना है अस्थमा वालों के लिए, अस्थमा रोगियों को, अस्थमा वालों के लिए क्या खाना है, याद रखना। जो जो चीज़ें, पहले हम क्या नहीं खाना है बता देते हैं। क्या नहीं खाना है, आप ये ध्यान रखना है। इसमें चावल हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। अस्थमा वाले लोगों को चावल कभी नहीं खाने चाहिए जब तक उनका अस्थमा है। अस्थमा हो गया तो चावल को भी उसी दिन त्याग दो।
चावल ठंडा होता है, ये कफ भी बहुत ज़्यादा बनाता है, इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, इससे आपको ज़्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आपको रोटी ही खानी पड़ेगी, इतनी बात का ध्यान रखें। क्या नहीं खाना है, जैसे चावल, अचार कोई भी तरह का नहीं, अचार, खटाई, गोभी की सब्जी, मांस की दाल, अरबी की सब्जी, अरबी की सब्जी, ठीक हो गया। चावल हो गया, अचार हो गया, खटाई हो गई, गोभी की सब्जी भी इसमें नहीं खाते, मांस की दाल इसमें नहीं खाते, अरबी की सब्जी भी इसमें नहीं खाते। और पानी हमेशा इसमें मैंने बता दिया उबला हुआ ही चलता है, हमेशा उबला हुआ पानी चलेगा। बिल्कुल भी गुनगुना पानी पीना है, ठंडा पानी बिल्कुल भी कहीं का भी नहीं चलेगा। ठीक है, कहीं भी गए हो सफ़र में अपने लिए बोतल में भर के ले जाएंगे। ठीक है, मास्क लगा के, ज़्यादातर मास्क लगा के रहना पड़ता है ताकि बाहर का डस्ट, धूल धक्कड़ आपके अंदर ना जाए। ठीक है, ये उसके बाद हो गया आपका दही। ये चीज़ें आपकी बिल्कुल बंद रहती हैं लाइफ टाइम के लिए, आपको ये चीज़ खानी ही नहीं है। चावल, अचार, खटाई, गोभी की सब्जी, मांस की दाल, अरबी की सब्जी और दही। तीसरा बाकी धूम्रपान हो गया। धूम्रपान ये तो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, अगर कर रहे हो बहुत टाइम से, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, तो उसको छोड़ने का तरीका मैंने पहले बता ही दिया, उस तरह से उसको छोड़ डालें। उसके बाद खाना है, खाना है इसमें क्या क्या खाया जाता है, अंडा खा सकते हो इसमें, बॉयल अंडा इसमें श्वास वालों के लिए अच्छा बताते हैं। बॉयल अंडा गर्मी करता है, अंदर गर्म रहेगी बॉडी तो कोई दिक्कत नहीं, कब डाइल्यूट होगा, कब पिघलेगा, कब निकलेगा। अंडा आप खा सकते हैं, मीट भी आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मीट भी इसमें चल जाता है, ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत नहीं, कोई बुखार वुखार आपको नहीं है, मीट भी इसमें चलेगा। उसके बाद रोटी चलेगी, मूंग की दाल, उसके बाद लौकी और तुरई, ये चीज़ें इसमें सब्जियां चलती हैं। हरी सब्जी इसमें नहीं चलती क्योंकि इसमें ऑयल होता है। आप बिना ऑयल का आप हरी सब्जी बना सकते हो तो खा सकते हो, ऑयली चीज़ें इसमें बिल्कुल बंद रहता है। मैदे वाली चीज़ें भी इसमें बंद रहती हैं। फास्ट फूड भी इसमें, जैसे मोमो, चाउमीन, समोसा, ये सब में ऑयल होता है। उस तेल की वजह से अंदर जो है आपके, जैसे तेल अंदर जाता है तो उससे क्या होगा, आपका फिर सांस लेने में दिक्कत आएगी, क्योंकि तेल है तो अंदर तेल जाने से आपको नुकसान होगा। तो ये चीज़ें आपको खानी है और ये चीज़ें आपको बिल्कुल हमेशा के लिए बंद कर देनी है। अगर एक्स्ट्रा आप कुछ ला के खा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हम आपको अच्छी तरह समझा देंगे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हम समझा सकते हैं, हमारा काम है, मैंने आपको बताया हमारा काम है आपको समझाना। उसके बावजूद भी आप इसमें गलत करोगे तो ये बढ़ते जाता है, एक दिन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि फिर जो लंग्स हैं आपस में अच्छी तरह चिपक जाते हैं। फिर आदमी का क्या है, फिर तो उसने जाना ही जाना है। तो इसलिए आप इसको कंट्रोल रखने के लिए आपको अंडा बॉयल खा सकते हैं, मीट खा सकते हैं, रोटी के साथ मूंग की दाल खा सकते हैं, लौकी खा सकते हैं, तुरई खा सकते हैं, ये चीज़ें इसमें चलती हैं। जैसे आप नारियल का पानी है तो आप नारियल का पानी इसमें ना पिए क्योंकि वो थोड़ा ठंडा होता है। और दूध भी इसमें चलता है, दूध इसमें चलेगा हल्दी वाला। 1 गिलास दूध में आप 1 चम्मच हल्दी डालें, उसको पिए आप, कितना फ़ायदा मिलता है सांस लेने वालों को, बहुत फ़ायदा मिलता है। लेकिन उसके अंदर ऊपर जो मलाई है, मलाई को निकाल देना, सिर्फ दूध में 1 चम्मच हल्दी डाली, उसको घोल के पी लिया, बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। दही बिल्कुल इसके लिए खतरनाक है। चावल इसमें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, अचार बंद हो जाएगा, खटाई बंद हो जाएगी, गोभी की सब्जी बंद हो जाएगी, मांस की दाल बंद हो जाएगी, अरबी की सब्जी बंद हो जाएगी, दही बंद हो जाएगा, धूम्रपान इसमें बंद हो जाएगा। सब्जियों में आप इसमें यही सब्जियां चलती हैं, तुरई, लौकी वगैरह, बस हो गया। हरी सब्जी में भी ऑयल होता है, चिपचिपा हो जाएगा अंदर, उसको भी बंद रखना है। उसके बाद अचार कोई भी तरह का इसमें नहीं चलता, मैंने पहले बता दिया। गोभी की सब्जी भी ठंडी होती है, अरबी की सब्जी भी एलर्जिक होती है, वो भी इसमें नहीं खानी होती है। दूध आप पी सकते हो, तुरई आप सब्जी खाना, मूंग की दाल खाना, अंडा बॉयल खा सकते हो,
मीट भी आप कभी कभी मन कर रहा है तो खा सकते हो। अब मीट बता दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि रोज़ मैं मीट ही खाऊं, मतलब आप मीट खा सकते होगा, मतलब आप 1-2 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में, हफ्ते में 2-3 बार खा सकते हो। यह अस्थमा की डाइट है। इसको आप ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कॉल करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो का जो मेन महत्व है बताने का यही है कि डॉक्टर जो है परहेज ज़्यादा नहीं बताते। ठीक है, वो कब बताएंगे? जब हॉस्पिटल में आप एडमिट रहेंगे तब भी आपको जो खाना आता है उसी में आपको उस हिसाब से लिखा जाएगा। बाकी पूरा कोई नहीं बताएगा कि आपको क्या खाना क्या नहीं खाना, दिनचर्या के बारे में पूरा। तो हम पूरी ये यूनिक वीडियो इसीलिए बना रखी है हमने, एमबी मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट का कारण बताना यही है कि आप आहार किस तरह का लें। ठीक है, और अस्थमा वालों को सुबह सुबह हल्का हल्का टहलना भी चाहिए, हल्का घूमना चाहिए, लेकिन मुंह में मास्क लगा के। ठीक है, मास्क लगा के आप घूम सकते हैं। और नेबुलाइजर मैंने बताया, नेबुलाइजर भी आप इसमें 1-2 टाइम सुबह शाम लगाएं, या 1 टाइम तब भी लगाएं, जिससे आपका कफ निकले। अब हो गए फलों में इसमें आप सेब खा सकते हैं, सेब, अनार इसमें चल जाता है, लेकिन अच्छा अनार खाएं, खट्टा ना हो ज़्यादा, क्योंकि यहाँ खटाई मना की थी, फिर आप खट्टा ज़्यादा। अनार भी बहुत तरह के आते हैं, अच्छे देख लें जो मीठा बहुत हो, आप अनार इसमें ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद संतरा इसमें खाते हैं, लेकिन संतरा का इसमें खाने का तरीका क्या है मैं बताता हूँ आपको। गैस में संतरा को रख दिया, पूरा उसको पकने दिया संतरा को, उसका बाहर का जो छिक्कल है पूरा पक जाएगा। उसके बाद निकाल के उस संतरा को खाओ, वो बहुत ही गजब का इसमें काम करता है। संतरा को पका हुआ संतरा इसमें बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, फल में केला इसमें बिल्कुल बंद रहता है लाइफ टाइम के लिए, जो बता रहा हूँ इसमें लाइफ टाइम वाली चीज़ आज चल रही है। आज केला हमेशा के लिए इसमें बंद हो जाएगा, अंगूर इसमें बंद हो जाएंगे। उसके बाद अमरूद इसमें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। आर्टिफिशियल जूस आते हैं बाज़ारों में, आजकल आपने देखे होंगे कई तरह के जूस से बने हैं। कोई भी आर्टिफिशियल जूस आप ना लें, अपने घर में बना के पी सकते हैं। उसमें प्रिजर्वेटिव पड़ा होता है और भी केमिकल्स होते हैं। और आप सोचते हो कि आप बताओ 100 रुपये का अनार का जो जूस आता है, इतना छोटा सा डब्बा, 100 रुपये का अनार आप लोगे, 2 दाने आएंगे, 1 दाना आएगा, 1 दाने से इतना बड़ा डब्बा बन जाएगा। तो इतना क्या है उसमें? फ्लेवर होता है। जूस ओरिजिनल वो नहीं होते, इसलिए आप घर में अपना जूस बना के पी सकते हैं। सेब डाल दिया, अनार डाल दिया, उसको घुमा दिया, थोड़ा हल्का काला नमक डाल दिया, आप उसको पी सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो पका हुआ संतरा इसमें ले सकते हैं। अनानास भी इसमें बंद रहता है, अनानास ये भी आपको लाइफ टाइम के लिए बंद करना है। ठीक है दोस्तों, पका हुआ संतरा हो गया, अनार हो गया, सेब हो गया, ये 3 ही फल इसमें चलते हैं। बाकी तरबूजा भी इसमें बंद रहता है, खरबूजा भी बंद रहता है, और कोई भी फल इसमें नहीं चलते। ये 3 फल इसमें चलेंगे, बस हो गया। खाने हैं तो, नहीं खाने हैं तो कोई दिक्कत नहीं, खाओगे तो ये 3 फल खाना। गलत तरीके से चलोगे तो श्वास और बढ़ेगा। अगर सही अपनी दिनचर्या रखोगे, जिस तरह से आपको बताया डाइट, इस तरह से आपकी डाइट रहेगी, और हल्का फुल्का आपको अगर सुबह सुबह अनुलोम विलोम आप कर लो, तो मैं कह रहा हूँ आपका जो श्वास है, आप खाली एक मरीज रहोगे श्वास के, बाकी आपको सांस की प्रॉब्लम होगी नहीं। सिर्फ ये पता होगा कि आपको अस्थमा है, लेकिन अस्थमा जैसे लक्षण आपको होंगे ही नहीं, पूरे प्रॉपर आप सांस लोगे। अब मतलब आप टेस्ट, डॉक्टर कहेगा आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, लेकिन आप पूरी तरह से सांस लोगे। अगर इस तरह से आप चलोगे, इस तरह से आपने दिनचर्या रखोगे, तो सबसे बड़ा कारण इसमें धूम्रपान है। धुआं अंदर गया तो आपको सांस लेने में दिक्कत होनी ही होनी है, उसका भी कोई उपाय नहीं है। इसलिए डॉक्टर भी कहते हैं, हम भी आपको ये समझा रहे हैं कि आप धूम्रपान को हमेशा के लिए त्याग दें। उसकी जगह पर आप कुछ और ले सकते हैं, हरी इलायची ले लें, थोड़ा सा सौंफ का पाउडर बना के ले लें। कई चीज़ें बाज़ार में ऐसे आते हैं, तो आपको कोई मन लगाने के लिए कोई चीज़ ले सकते हैं, लेकिन इसमें बीड़ी, तम्बाकू, सुर्ती वगैरह, आप ये सुर्ती वगैरह लेते हैं लोग, इसको भी बिल्कुल मना करना है। इसमें तेजाब टाइप का होता है और इसमें चूना होता है, ये भी आपको गले को जाम करती है। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, यहाँ पर गले में जाम कर देगी, तो उसको भी आपको बिल्कुल नहीं लेना। कोई भी तरह नशे वाली चीज़ आपको नहीं लेना है। लोग कहते हैं कि हम थोड़ा सा पैक लगा लेते हैं, या कोई ऐसे, मैंने अभी भी पहाड़ों में भी ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं, वो कहते हैं थोड़ा सा रम की पैक लगा लो। आपने बहुत जगह देखे होंगे, गर्म होती है, कफ को निकाल देगी, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, गर्म कुछ नहीं होता, वो भी आपको नुकसान करती है।
गरम हरम कुछ नहीं होते, ये खाली लोगों की बनावट है। लोगों की मत सुनो, जो डॉक्टर बता रहे हैं उनकी सुनो, ठीक है। उस तरह से सुनोगे तो आपको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फलों में ये आपको बिल्कुल भी नहीं लेने हैं, जो फल आपको लिखे थे वही फल आपको लेने हैं। इस तरह की दिनचर्या में आप रहोगे तो आपको अस्थमा जो है, मैंने बता दिया कि अस्थमा के आप खाली मरीज रहोगे, खाली नाम के अस्थमा रहेगा और अस्थमा आपका सही रहेगा, पूरा आप प्रॉपर सांस लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अस्थमा का आपने हमको आपका आज ट्रीटमेंट के बारे में बता दिया है। दूसरी बात यह है कि बाहर से कोई दवाई अपने मन से ना लें जब तक डॉक्टर ना लिखे। कोई भी दिक्कत आती है तो डॉक्टर से बात करें कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, खान पान में कोई दिक्कत आती है, कुछ और होता है, तो आप हमें भी कॉल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी आपके कॉल को उठा लेंगे, हम भी आपको बताएंगे क्या चीज़ आपको लेना है क्या नहीं लेना है। कोई चीज़ में आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कॉल कर सकते हैं, आपके लिए फ्री कॉल रखी है, आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन अपने तरफ से गलत मत करना, बाहर से गलत दवाइयाँ मत लेना और गलत चीज़ों का उपयोग ना करना, गलत ठंडा पानी ना पीना इधर उधर कहीं का भी, और धूम्रपान ना करना। आप 100% आपको आराम बना रहेगा, ठीक है। और डॉक्टर इतने ज़्यादा परहेज नहीं बताते, इसलिए हमने सारा परहेज आपको इसमें बता रखा है, क्या अवॉइड करना है और क्या खाना है। इससे ज़्यादा दोस्तों आपको और भी कुछ जानना होगा तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो ये था अस्थमा का चैप्टर आज का। अब कल हम कुछ और नई बीमारी के साथ आएंगे, तब तक आप हमारे इस वीडियो को अच्छे से देखकर इसका मनन करना, इसको देखना, इस तरह का प्रयोग करना अस्थमा वालों के लिए स्पेशल है। और लाइक करना, शेयर करना दोस्तों, इसको बहुत लोग दूर दूर तक फैलाना इन वीडियो को, ताकि लोग अपना इस तरह से अपना इलाज कर कर अपनी जान बचा सके, क्योंकि ये जानलेवा बीमारी होती है। आपको मालूम ही है, अस्थमा के लोग फिर बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं तो फिर डेथ हो जाती है। तो बचना है तो जो आदमी जल्दी से जल्दी, अगर जिसकी पता है कि ये 2-4 महीने में इसकी एक्सपायर हो जाएगा, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई, अगर वो इस तरह से अगर अपने खान पान को बताएगा तो 2-4 साल क्या, वो 10 साल 20 साल तक उसको कुछ नहीं होगा। ये में हम अपनी तरफ से गारंटी देते हैं, नहीं होगा कुछ। लेकिन दिनचर्या ऐसी रखनी है, गलत तरीके से नहीं चलना है। गलत तरीके से चलोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, मैंने आज गलत खा लिया, आज मेरे को ऐसा होना है। तो इसलिए नेबुलाइजर को प्रॉपर लें और अपना खान पान प्रॉपर जैसे करें, पर्टिकुलर इस तरह से खाएं, तो आप आराम से स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये था अस्थमा का चैप्टर। कल हम नई बीमारी लेके आएंगे, देखते हैं कल की बीमारी क्या होती है। तो हमारे साथ बने रहें। और आज का चैप्टर समाप्त होता है। तो आज आपके लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।